हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ये मैथ का टॉपिक है। इसका जो है ब्रॉडली यूज होता है फिजिक्स में भी। तो देखेंगे वेक्टर क्या होता है और इसे हम लोग एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, मतलब एकदम डिटेल से पढ़ना है मैथ में। तो ये 12th मैथ का पार्ट है जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला वेक्टर में हम लोग वेक्टर का जो बेसिक डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये कोई वेक्टर है तो इसके पास परिमाण तो होगा ही इतना बड़ा। ठीक है, इतना लंबा परिमाण होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें दिशा भी होगी कोई पार्टिकुलर। अगर ये है इस तरह से रखा गया तो इसकी दिशा इधर होगी। ठीक है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वो सब बेसिक्स हैं, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है, क्या होता है। जैसे अगर कोई पॉइंट ए दे दिया गया आपको, तो इसका स्थिति सदिश निकालना है तो हम लोग एक ओरिजिन मूल बिंदु लेते हैं, जिसे आप लोग मूल बिंदु कहते हो। मूल बिंदु ओ, यहाँ से हमेशा इसका स्थिति सदिश निकालते हैं। किसी बिंदु का ए का निकालना है तो ए का स्थिति सदिश अगर आपसे पूछे तो ए का स्थिति सदिश तो हो जाएगा ओ ए। इस तरीके से, इस तरह कोई भी पॉइंट अगर बी है तो इसका कोई स्थिति सदिश पूछ दिया आपसे तो ठीक उसी तरीके से बी का स्थिति सदिश ओ बी। ठीक है, तो ये होता है स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश के बाद हम लोगों को एक मेजर जो कहा जाए, इसमें फार्मूला होता है वेक्टर का। ठीक है, जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओ ए पता है, ओ बी पता है, तो अगर कोई पूछ दे कि ए बी क्या होगा, ठीक है, कोई पूछे ए बी क्या होगा, ओ ए आपको पता है, ओ बी पता है, अभी तो बता दिए ए ओ ए क्या है, ए का स्थिति सदिश है, ओ बी क्या है, बी का स्थिति सदिश है। लेकिन अगर आपसे कोई वेक्टर ए बी पूछ दे, वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो ये क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए, ये होगा। ठीक है, ये बार मत समझना, इसको वेक्टर समझना। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। किस तरीके से इसको लिखते हैं? ओ लगा करके अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, ओ बी, बी वाला लास्ट वाला है तो ओ बी हो गया, माइनस ए पहले है तो ओ ए। ये होता है वेक्टर ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा दिमाग में रखोगे। और आपको बताते हैं कोई भी ट्राइंगल है पी क्यू आर, मान लो ये आपको ट्राइंगल गिवन है। अगर आपसे कोई पी क्यू पूछ दे, पी क्यू सॉरी, अगर आपसे कोई वेक्टर पी क्यू पूछ दे, इसको निकालना है, तो कोई ट्राइंगल है, कहीं भी ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा तो एक दो तीन पॉइंट होंगे पक्का इसके, जो उसके शीर्ष कहे जाएंगे। तो जो भी दो ठो पूछे उसे छोड़कर तीसरा वाला देखो कहाँ है, तीसरा वाला आर है। ठीक है, जब तीसरा वाला आर है तो कुछ करना नहीं है, एकदम आसान सा काम करना है। क्या? जो कॉमन पॉइंट होता है, ये क्यू जो है ये लास्ट में है तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ये पी पहले है तो इसे क्या लिखेंगे? माइनस में लिख लो, या माइनस में चलो लिखते हैं, पी पहले जिसे लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट बचता है ना, इसको ले लेते हैं। आर हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक है, आर ओ हो गया और ये हो गया आर पी हो गया, और ये इस पे वेक्टर लगा, ये हो गया आर क्यू माइनस आर पी। अगर देखोगे तो यही केस बन रहा है, सेम चीज यही है, कुछ अलग नहीं है। आर ये लास्ट में था और ये अगर केंद्र मान लिया जाए तो
केंद्र का काम, आर का काम वो यहाँ पे कर रहा है। तो निकाले थे ए बी, तो क्या हुआ है, ओ लास्ट वाला माइनस ओ पहले वाला, ठीक है, तो वही हुआ है। ओ ये लास्ट वाला बी है तो ओ बी हो गया, माइनस ओ पहले वाला, ठीक है, वही इस तरीके से यहाँ भी वही काम होगा, ठीक है। पी क्यू हमको निकालना है तो क्यू लास्ट वाला है, तो आर लास्ट वाला माइनस आर पहले वाला, ठीक है। यह फार्मूला आप लोग कर सकते हो। इसको बहुत लोग इस तरीके से बोलते हैं आर क्यू, इसे प्लस कर सकते हो और पी को इधर ला सकते हो पी आर, तो ये जनरल चीज होता है। ऐसा कैसे हो गया, सब लोग पता होना चाहिए कि वेक्टर कोई इधर है, मान लो वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, और सेम यही वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन इधर बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर आपको लिखा गया है P हो गया Q है, ठीक है, तो QP लिखा गया है, QP अगर पॉजिटिव लिखा गया है तो हम लोग PQ को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और इसका उल्टा अगर कहीं भी कोई वेक्टर बनाया गया है, ठीक है, PQ ये पॉजिटिव लिखा गया है, PQ पॉजिटिव है, तो QP अगर लिखना होगा, ठीक है, तो नेगेटिव QP लिखेंगे, ठीक है। ये बात होती है, मतलब ये एक पार्टिकुलर एक निश्चित दिशा दिखाता है, और ये जो रहेगा अगर ये बदल गया, ठीक है, जो शब्द है Q पहले आ गया P बाद में आ गया, तो ये उसके विपरीत दिशा को दिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग जान गए किस तरीके से होता है, और ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसके बाद है दो समांतर वेक्टर, ठीक है, समांतर वेक्टर, ये समांतर वेक्टर जिसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। तो ये समांतर वेक्टर क्या होते हैं भाई, समांतर वेक्टर का मतलब होता है कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, बस ध्यान रखना कि ये बराबर परिमाण में भी हो सकते हैं और छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम लिख दें ए बी नाम दे दें, इसका नाम सी डी दे दें, ठीक है, तो ए बी और सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के समांतर है लेकिन बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दोनों में संबंध क्या होता है, तो दोनों में जो संबंध होता है ए बी इक्वल टू यम सी डी, कुछ इस तरीके से या इस तरीके से लिखा जाता है, सी डी इक्वल टू यम ए बी, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है ये भी देख लो। सपोज दैट मान लो कि ये जो ए बी है इसका जो परिमाण है वो कितना है, 2 है, इसका परिमाण कितना है, 2 है, और ये जो सी डी है इसका परिमाण थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसका डी हो गया, इसका जो परिमाण है वो कितना है, 4 है, सी डी का परिमाण कितना है, 4। तो इसका तो ये डबल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये मानकर चला गया है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा है, लेकिन परिमाण इसका 2 है तो इसका तो ये डबल है। तो अगर हम इसे लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, ए बी इक्वल टू सी डी तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दिशा तो सेम है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है, तो परिमाण बराबर नहीं है तो दोनों को बराबर नहीं लिख सकते। तो ये लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, लिख सकते हो कि ए बी जो है सी डी का, ये जो सी डी है इसका हाफ है, ठीक है, इस तरीके से। इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों परिमाण में भी अब बराबर हो गए हैं, ये दोनों साइड जो वेक्टर्स हैं ये परिमाण में बराबर हो चुके हैं, मतलब इतना का आंकिक मान लेंगे और इतना का आंकिक मान लेंगे तो बराबर हो जाएगा,
और दिशाएं तो बराबर है तभी बराबर लिखा जाएगा, नहीं तो कभी ये बराबर नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो इसे हम अगर लॉजिकल वे में यहाँ पे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 एक नियतांक होता है जिसे m समझा जा सकता है। तो अगर m समझोगे तो कुछ कहानी इस तरीके से हो जाएगी भाई, AB = MCD। देखो ये वाली बात, तो AB = MCD, जहां m क्या है, एक नियतांक है जो ये कोशिश कर रहा है कि दोनों वेक्टर क्या हो जाए, आपस में परिमाण में बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये होता है m का काम। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग CD = लिखना चाहें तो CD = क्या लिखेंगे, CD = ये लिख सकते हैं 2AB, आराम से लिख सकते हैं। अगर हम CD = CD4 है तो 4 = अगर लिखना चाहिए AB 2, तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया, तो यहाँ भी m का काम करता है 2 MAB। ठीक है, तो यहाँ m क्या है, यहाँ m जो है 2 है, जो ये कोशिश कर रहा है कि ये दोनों परिमाण में आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर होता है भाई। अच्छा एक बात और नोट याद रखे रहना कि जो m है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है, m जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो ठो वेक्टर अगर समांतर होते हैं तो कहानी कुछ इस तरीके से होती है, इस बात को दिमाग में रखे रहना आप लोग, क्योंकि आगे ये काम करने वाला है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। इसके बाद हम यूनिट वेक्टर पे चलते हैं। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर माने एकांक सदिश, जिसे हिंदी में एकांक सदिश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो। ठीक है, अगर कोई वेक्टर ए बी लिख रहे हो, वेक्टर ए बी हो गया, इसका हम परिमाण निकाल लें तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एकांक वेक्टर है। तो देखते हैं एकांक वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो एकांक वेक्टर का अगर कोई वेक्टर ए है तो एकांक वेक्टर ए के ऊपर कैप लगाकर कहा जाता है कि वेक्टर ए अपॉन ए, ये होता है एकांक वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, किस तरीके से हुआ, ये देखते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को परिमाण समझना होगा, वेक्टर का परिमाण क्या होता है। ठीक है, तो कोई वेक्टर a = आपको दे दिया गया, a = o a = a b = कुछ भी दे दिया गया। ठीक है, तो उसका परिमाण किस तरीके से निकालते हैं, तो a = सपोज दैट हम ai कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये आपको दिया गया है, तो इसका परिमाण हम निकालना चाहते हैं। तो परिमाण जब भी निकालते हैं तो मॉड में वेक्टर a लिख देते हैं, या इसको कॉमनली a भी लिखा जाता है। तो किस तरीके से निकालते हैं, i j k के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दो, a² प्लस b² प्लस c², तो a आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका √a² प्लस b² प्लस c², ये हो गया परिमाण। इसे आप लोग मात्रक लिख सकते हो, मात्रक अगर जो भी हो इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको पता नहीं है, मात्रक लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं जिसमें भी यूनिट दिया गया है। अगर नहीं दिया गया यूनिट तो हम लोग क्या करेंगे, मात्रक लिख देंगे कॉमन सा, या इकाई लिख देंगे। तो ये हो गया परिमाण, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर कोई वेक्टर दे दिया गया, वेक्टर a = i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप,
इस तरीके से दिया गया और इसका पूछा है कि परिमाण निकालो। तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो a इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग? i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, j का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, k का कोफिशिएंट यहाँ पे ध्यान रखना -1 है, चिन्ह सहित लेना, ठीक है, विद साइन। तो -1 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1, 4 2 6 मात्र, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का भाई। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण यहाँ पे रख दिया गया। अगर सपोज इसी का हमें यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, एक है, तो कुछ करना नहीं है, बस ये फार्मूला यूज करो, वेक्टर ए अपान ए, ठीक है। तो ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर ए क्या दिया है, यही है वेक्टर ए, पूरा पुट कर दो यहाँ पे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपान ये फार्मूला है, वेक्टर ए के स्थान पे वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दी गई। ए जो है क्या है, परिमाण है, इसका परिमाण भी निकालें, क्या आया था, √a² प्लस b² प्लस c²। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि इसका परिमाण आपको कैसे पता कि एक है? इस वेक्टर का अगर हम परिमाण निकालें तो ए कैप, हम तो बोले अभी यूनिट वेक्टर उसी को कहते हैं जिसका परिमाण एक हो। तो हम ए कैप का अगर परिमाण निकालते हैं, ठीक है, ए कैप का अगर परिमाण निकालते हैं तो ये 1 आना चाहिए, तभी तो कहोगे ये यूनिट वेक्टर है ना। तो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो भाई परिमाण निकालने के आप लोगों को बताए थे, क्या बताए हैं कि अगर ए कैप का परिमाण निकालना है तो जो आई जे के का गुणांक है उसी का वर्ग करके करड़ी में जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो तो नियतांक है इसको बाहर ले लेंगे हम लोग, तो 1/√a² प्लस b² प्लस c², और आई जे के जो गुणांक है इसको क्या करेंगे हम लोग रूट में जोड़ देंगे, तो a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। तो देखेंगे तो ऊपर नीचे सेम आ रहा है, तो ए कैप इज इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब हमको पता चल गया कि नहीं, हमारा जो आंसर है ये सही है। इसका जो परिमाण आ रहा है इस वेक्टर का, ये क्या है, एक एकांक है, मतलब यूनिट है। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का ये प्रोसेस है, इस तरीके से निकालते हैं। कोई भी आपके सामने प्रश्न आए, बोर्ड में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोई दे देगा एक कुछ इस तरीके का और कहेगा कि यूनिट वेक्टर निकालो। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, इसका अगर लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया जाए, ए कैप क्या होगा, तो ए तो निकाल लिए हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए कैप निकालना, तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपन ए, ये फार्मूला होता है, वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपान ए जो है, ए क्या है रूट में 6। तो ये आएगा, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आई के नीचे भी कर सकते हैं, जे के नीचे भी कर सकते हैं, के नीचे भी कर सकते हैं, जिससे कि आई जे के सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो 1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप माइनस यहाँ पे 1 है, तो -1/√6 के कैप, ये हो गया। थोड़ा सा हर एक जगह तो नहीं, यहाँ पे मॉडिफिकेशन दिख रहा है, प्लस इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान, इसे लिखा जा सकता है √2 इंटू √3 नीचे वाले को इंटू जे कैप माइनस 1/√6 के कैप। √2 का √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा हमारा 1/√6 आई कैप प्लस √2/√3 जे कैप माइनस 1/√6 के कैप। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है।
तो ये फाइनल यूनिट वेक्टर आ गया हम लोगों का। इसे 2 ठो रूट ना लिख करके इसे आप लोग 1 ठो रूट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो 2 ठो रूट लिख दो, ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे ये कटने लायक नहीं था इसलिए इसको वैसे ही छोड़ दिया गया। तो ये प्रोसेस है यूनिट वेक्टर निकालने का। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आगे के कई टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे यूनिट वेक्टरों का खेल चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिट वेक्टर के बाद जबरदस्त टॉपिक है दो वेक्टरों का गुणन। दो वेक्टरों का गुणन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टरों का जो गुणा होता है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश या डॉट, ठीक है, या स्केलर, कुछ भी बोल लो, गुणन। सेकेंड होता है दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणन। ठीक है, ये हो गया। तो दो सदिशों का ये जो अदिश गुणन है ये कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं, एक वेक्टर इधर बना लो, एक वेक्टर ए ले लो, एक वेक्टर बी ले लो, इसके बीच एंगल जो है थीटा है। कुछ करना नहीं है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा शायद हमारा हाथ का प्रक्षेप। तो इनका जो अदिश गुणन होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को अदिश गुणन करते हैं। यहाँ पे डॉट मोटा सा बनाया जाता है, ये नहीं कि छोटा सा बिंदु लगा दो, मोटा थोड़ा बनाना। इज इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा। ये कैसे आता है ये ध्यान रखिए आप। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ये टॉर्च वाला जो रूल्स है हम आपको बताना चाहते हैं। एक टार्च ले लो, टार्च ले करके यहाँ पे इसे जलाओगे टार्च, ठीक है, जैसे देखो हमारे हाथ का ये प्रोजेक्शन बन रहा है, इस पे प्रक्षेप बन रहा है। तो अगर इधर से टार्च हम जलाएं तो जैसे कि ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट जो है यहाँ पे कुछ रुक जा रही है, तो हमारे हाथ की परछाइयाँ दिख रही है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप टार्च जलाते हो तो इस वेक्टर की, इस वाले वेक्टर के ऊपर परछाई दिखेगी। ठीक है, इस वाले वेक्टर के ऊपर परछाई दिखेगी। तो वो जो परछाई है उसे प्रक्षेप कहते हैं या प्रोजेक्शन कहते हैं बी का। तो जो परछाई है उस परछाई का या उस प्रक्षेप का तथा इस ए के परिमाण का, ये जो वेक्टर ए है इसके परिमाण का गुणनफल ही दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। चलिए फिर समझते हैं। ये जो वेक्टर है इसका प्रक्षेप इस पे निकालो। तो प्रक्षेप निकालते वक्त एक बात ध्यान रखेंगे कि इस वेक्टर को वेक्टर नहीं लेंगे, इसका खाली परिमाण लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके केवल लेंथ का जो है परछाई इधर बनेगा, ये नहीं कि दिशा का भी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसकी दिशा इधर होगी तो परछाई कहीं और जा रही है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसका प्रक्षेप लेंगे, तो प्रक्षेप किस तरीके से लेंगे, तो प्रक्षेप निकालना कैसे जाता है अब तो बता दिए, प्रक्षेप लेंगे, लेकिन इसका प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। तो ये देखो, जो वेक्टर है इसके दो घटक हैं, एक को इस डायरेक्शन में, एक को इस डायरेक्शन में। वेक्टर बी है, इसके दो घटक हैं, एक को इस डायरेक्शन में घटक है, एक को इस डायरेक्शन में। ये जो घटक होता है, तो क्षैतिज घटक आप बोलते हो, इसे ऊर्ध्व घटक बोलते हो। जो घटक होता है कुछ नहीं होता है, ये अगर लाइट इधर चल रही तो इधर प्रक्षेप है इसका। ठीक है, इसका ये क्या है, प्रक्षेप है। तो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो जितना बड़ा परपेंडिकुलर आपका ये रहता है उतना बड़ा ही इसका प्रक्षेप बनता है इस पे। ये ध्यान रखना आप लोग, कितना बड़ा बनेगा, यहाँ से नोक पर से, ये जो हेड है इसका, इस हेड से इस वाले वेक्टर पे लंब डालेंगे तो जितना यहाँ से यहाँ तक लेकर के जितना दूर तक हमारा ये लंब होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका लंब यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ तक जितना लंब होगा, ठीक है, ये दूरी
उतना बड़ा इसका प्रक्षेप बनेगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, प्रक्षेप होगा। ये ध्यान रखिए आप लोग, प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन हो गया या प्रक्षेप हो गया। तो बी का प्रक्षेप लेना है ए पर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, इसी का क्षैतिज घटक निकाल लो, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लेंगे, खाली परिमाण लेंगे। तो ये मानकर चलेंगे बी है, तो कर्ण हो गया आधार, आधार कर्ण की बात कौन करता है, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण, ठीक है। ये प्रक्षेप हमारा है, तो प्रक्षेप, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो प्रक्षेप अपान कर्ण क्या हो जाएगा, खाली आंकिक मान लेना है, तो बी मल्टीप्लाई इधर करो, तो प्रक्षेप इक्वल टू आ जाएगा बी cos थीटा। ये प्रक्षेप हमको मिल गया। बी का ए पर प्रक्षेप, वेक्टर बी का ए पर क्या मिला है, प्रक्षेप है। तो इस प्रक्षेप का इस वेक्टर ए के आंकिक मान में, किसमें, आंकिक मान में, मतलब खाली ए में, दिशा नहीं लेनी है, केवल ए में गुणा कर दो, है ना। तो ए डॉट बी मिल जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा इस बी cos थीटा का हमको मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, इस वेक्टर ए के केवल आंकिक मान में, ए हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, ये हो गया। तो ये होता है अदिश गुणनफल दो वेक्टरों का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अदिश गुणनफल निकालते हैं, जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं अदिश गुणनफल के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है कि ये तो अदिश गुणनफल है, ये अदिश होता है, जैसा नाम ऐसा काम, अदिश होता है, ठीक है। ये क्या है, अदिश है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन करोगे तो हमें अदिश राशि मिलेगी, ठीक है। इसमें कोई दिशा वसा नहीं होगी, ये नहीं कि ये सदिश मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। दो सदिशों का अदिश गुणन किए, जैसे कि हम लोग जब कार्य निकालते हैं बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमको कार्य मिलता है। तो दो सदिश राशि है, उसका अदिश गुणन किए तो सदिश आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अदिश राशि मिलती है, बात समझ में आ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि इसका भी केवल परिमाण लिया गया है, इसका भी केवल परिमाण लिया गया है, दोनों में से किसी का दिशा यहाँ पे है नहीं। जब दिशा नहीं है भाई तो इसमें दिशा आएगी कहां से, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो अदिश गुणनफल है किस तरह से निकालते हैं। इसमें एक प्रश्न ये जो है प्रक्षेप वाला, ये अलग तरीके से कई बार बोर्ड में पूछ रहा है, इस 2020 में एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रक्षेप किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। अगर दो ठो वेक्टर दे दे, ठीक है, जैसे कि दो वेक्टर दे दिया गया आपको, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माई प्लस के कैप दे दिया गया, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। इस तरीके से आपको दो वेक्टर दिया गया है। आपसे बोल सकता है ए का बी पर प्रक्षेप निकालो या बी का ए पर प्रक्षेप निकालो, कुछ भी आपसे कह सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रक्षेप निकालने का सेम यही मेथड है, बी cos थीटा। अगर कोई पूछे बी का ए पर प्रक्षेप क्या होगा, बी cos थीटा होगा, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा, ए cos थीटा होगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, यहाँ पे दे दिया गया है आपको, इसको फाइंड कैसे करेंगे प्रक्षेप को, ठीक है। तो देखते हैं। तो बी cos थीटा तो होता है, तो जनरल सा कुछ करना नहीं है आपको, यहां से आप सब कुछ कर सकते हो, यहां से आप सब कुछ कर सकते हो। तो बी cos थीटा, अगर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप आपको निकालना है तो क्या करना है, बी cos थीटा हो जाएगा। और ये कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी इक्वल टू आप लोग देख लिए हो, तो ये निकालना है कुछ इस तरीके से है, ए डॉट बी इज इक्वल टू हो गया ए बी cos थीटा, ठीक है। तो ए का बस मल्टीप्लाई इधर कर दो, कुछ करना नहीं है, बी cos थीटा चाहिए ना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो,
तो ये आ जाएगा बी cos थीटा इक्वल टू, ए का इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, ये हो गया। और आप लोग बखूबी जानते हो कि ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सेकेंड कहता ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है, प्रक्षेप कहता तो बस वही ए cos थीटा में, ठीक है। तो ए cos थीटा कैसे निकालते हैं, तो ये आपका निकल जाता यहीं पे सेम ए डॉट बी वही रहेगा अपन बी हो जाएगा, बस बी क्या है, बी का परिमाण, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, इसमें आप लोगों को ये जो आई जे के है एकांक वेक्टर, इन सब का जो डॉट होता है वो किस तरीके से होता है वो आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो भी। आई जे के पहले होते क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, जेड आप लोगों को आई हो गया, जे हो गया और ये क्या हो गया के है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। तीनों एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक, 90 डिग्री पर है। तो दोनों के बीच भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन आई के साथ जो एंगल है वो कितना है, 0 है। मतलब ये आई है, इसी के साथ एंगल लोग 0 होगा ना, ठीक है, तो 0 होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आई का आई में जब भी डॉट करते हैं, आई का आई में डॉट करते हैं तो होता है आई कैप मॉड में फिर आई कैप कास 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी जब करते हैं तो ए बी कास थीटा आता है, थीटा क्या है, 0 है। तो आई कैप का आई कैप में जब डॉट किए, अच्छा ये बात याद रखना कि इनका जो परिमाण होता है वो 1 होता है, जे कैप मॉड में आई इक्वल टू 1 होता है, मॉड में के कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इन सब ये जो वेक्टर्स हैं इनके जो परिमाण होते हैं हमेशा एक होते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर। आपको बताया थे एकांक वेक्टर का परिमाण क्या होता है, एकांक होता है। तो ये परिमाण है यहाँ पे, ठीक है, आई का आई में। तो ये 1 इंटू 1 हो गया, कास थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी तरीके से जे डॉट जे इक्वल टू भी क्या होता है, 1, और के डॉट के इक्वल टू क्या होता है, 1। ये सब 1 होते हैं। लेकिन अगर आई डॉट जे किया जाए तो 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कुछ इस तरीके से कहानी है, कास 90। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो आई इधर जा रहा है और जे इधर जा रहा है, तो आई जे के बीच एंगल कितना है, 90 है, तो कास 90 है। कास 90 क्या देता है, 0 देता है। इन सबको 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यूं कहा जाए अलग अलग लोगों का डॉट किया जाएगा, जे का के में करोगे तब भी 0 मिलेगा, के का आई में करोगे तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक जैसे लोगों का डॉट करने पे 1 मिलता है यहाँ पे, और अलग अलग लोगों का डॉट करने पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये पॉइंट टू बी कंसीडर्ड, ये पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, स्टारर है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट